शाह-ए-नूर की सुबह हमेशा की तरह रेशमी धूप में नहाई हुई थी। संगमरमर के ऊंचे महल की जालियों से छनकर आती रोशनी जब शीश महल के फर्श पर गिरती तो लगता मानो जमीन पर सितारे उतर आए हों। इसी महल में रहती थी शहजादी जैबा बानो, हुस्न, तहजीब और नज़ाकत की जीती जागती मिसाल। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई राज छुपा हो, और चाल में ऐसी शान की देखने वाला ठहर जाए। मगर इस हुस्न के पीछे एक ऐसी सोच थी जो उस दौर की रिवायतों से बिल्कुल जुदा थी। जैबा बानो आज भी सुबह सवेरे महल की छत पर खड़ी थी। सामने फैला नीला आसमान, दूर तक दिखती हरियाली और नीचे बहता नहरे शिराज। सब कुछ अपनी जगह था, मगर उसके दिल में एक हलचल थी। तभी पीछे से नरम सी आवाज आई, बेटी, इतनी सुबह सुबह यहां? वह मुड़ी। सामने खड़े थे उसके बाबा जान, बादशाह फिरदौस अली शाह। रौबदार चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों में मोहब्बत और तजुर्बे की चमक। बाबा जान, जैबा बानो ने अदब से सिर झुकाया। बस यूं ही दिल बेचैन था। बादशाह मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दिल हमेशा किसी बात को लेकर बेचैन रहता है जैबा। क्या फिर वही बात? शहजादी ने गहरी सांस ली। अगर आप शादी की बात पूछ रहे हैं तो हाँ, वही। बादशाह के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। वह जानते थे यह बातचीत आसान नहीं। बेटी, उन्होंने नरमी से कहा, तुम अब जवान हो चुकी हो। सल्तनत की जिम्मेदारियां, रिवायतें। जैबा बानो ने बात काट दी, मगर अदब के दायरे में रहकर, बाबा जान, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। अभी नहीं, शायद कभी भी नहीं। ये सुनते ही महल की हवा जैसे ठहर सी गई। बादशाह कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्या कोई वजह है? है। जैबा बानो की आवाज में यकीन था। मैं अपनी जिंदगी किसी मजबूरी या सौदे की तरह नहीं जीना चाहती। उस दिन के बाद यह बात पूरे महल में फैल गई। दरबार में फुसफुसाहटें होने लगीं, कनीजें आपस में कानाफूसी करने लगीं, मगर जैबा बानो अपने फैसले पर कायम थीं। वह इल्म सीखती, किताबों में डूबी रहती और अक्सर महल के बागे जुमर्रुद में अकेले टहलती। उस बाग में पुराने दरख्त थे जिनकी शाखों पर परिंदे अजीब सी बोलियां बोलते थे। कुछ ही दिनों में दूर दूर की सल्तनतों से रिश्तों की लाइन लग गई। कोई शहजादा सोने चांदी के तोहफे भेजता, कोई अपनी बहादुरी के किस्से। हर बार बादशाह उम्मीद से जैबा बानो की ओर देखते और हर बार जवाब एक ही होता, इनकार। मुझे माफ कीजिए बाबा जान, वह कहती, मेरा दिल अभी आजाद रहना चाहता है। एक शाम बादशाह ने उसे दरबार के खामोश कोने में बुलाया। जैबा, उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, तुम जानती हो मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं, मगर सल्तनत भी कुछ सवाल पूछती है। शहजादी ने उनके हाथ थाम लिए। सल्तनत आपकी है बाबा जान, मेरी रूह मेरी है। उस रात जैबा बानो देर तक सो न सकी। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और कहीं दूर से परिंदों की अजीब पुकार सुनाई दे रही थी। उसे लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बुला रही हो। अगली सुबह जब सूरज हल्की सी धूप बिखेर रहा था, जैबा बानो अकेली बागे जुमर्रुद की पगडंडियों पर चल रही थी। अचानक उसकी नजर एक अजीब परिंदे पर पड़ी। वह आम परिंदों जैसा नहीं था, उसके पर नीले और काले रंग में चमक रहे थे, आंखें इंसानों जैसी तेज। तुम कौन हो? शहजादी ने बुदबुदाकर कहा। परिंदा हिला नहीं, बस उसे घूरता रहा। जैबा बानो ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, हवा तेज हो गई, पत्ते सरसराने लगे, आसमान पर बादल घिर आए, और यहीं से वह कस्सा शुरू होने वाला था जो शाह-ए-नूर की तकदीर बदल देने वाला था। बागे जुमर्रुद में उस अजीब परिंदे से सामना होने के बाद जैबा बानो का दिल जैसे किसी अनजाने खौफ और कशिश के बीच अटक गया था। वह परिंदा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अपने पर समेटकर घने दरख्तों की ओट में गायब हो गया। हवा थम सी गई, बादल बिखर गए और बाग फिर वैसा ही लगने लगा जैसा हर रोज होता था। मगर जैबा बानो जानती थी, जो उसने देखा वह कोई मामूली वहम नहीं था। वह तेज कदमों से महल की ओर लौटी। रास्ते भर उसका जहन उसी परिंदे के ख्याल में उलझा रहा। उसकी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी थीं। उसने खुद से कहा। महल के अंदर पहुंचते ही नाजिरों और कनीजों ने उसे घेर लिया। शहजादी सलामत तो है? चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। जैबा बानो ने हल्की मुस्कान के साथ सबको टाल दिया। बस थोड़ी थकान है।
उसी दिन दरबार सजा हुआ था। दूर दराज की सल्तनतों से आए कासिद शहजादों के भेजे हुए खत और तोहफे एक एक कर पेश किए जा रहे थे। सोने जड़े संदूक, रेशमी लिबास, जवाहरात से भरे थाल, हर चीज बादशाह फिरदौस अली शाह की नजरों के सामने रखी जा रही थी। वजीर ने झुक कर कहा, हुजूर, यह रिश्ता पश्चिमी सल्तनत के बहादुर शहजादे की तरफ से है। बादशाह ने उम्मीद से जैबा बानो की ओर देखा। बेटी, इस बार क्या कहती हो? जैबा बानो ने शांत आवाज में जवाब दिया, बाबा जान, मेरा फैसला वही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी आपस में नजरें बदलने लगे। किसी ने सोचा, शहजादी का यह इनकार सल्तनत को मुश्किल में डाल देगा, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। मेरी बेटी की मर्जी आखिरी है, उन्होंने कहा, मगर उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उस रात महल के गलियारों में अजीब सी बेचैनी थी। जैबा बानो अपने कक्ष में बैठी आईने में खुद को देख रही थी। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखों में सवाल। क्या मैं सच में सही कर रही हूं? उसने खुद से पूछा। तभी खिड़की के बाहर कुछ फड़फड़ाने की आवाज आई। जैबा बानो चौंक पड़ी। उसने धीरे से पर्दा हटाया। बाहर वहीं अजीब परिंदा बैठा था। चांदनी में उसके पर और भी डरावने लग रहे थे। तुम फिर आ गए? जैबा बानो ने धीमी आवाज में कहा। परिंदा इस बार हिला नहीं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। अचानक उसकी आवाज गूंजी, जैबा बानो। शहजादी के रोंगटे खड़े हो गए। तुम बोल सकते हो? परिंदा हंसा, एक गहरी गूंजती हुई हंसी। मैं सिर्फ परिंदा नहीं हूं, शहजादी। मैं जिन्नातों का सरदार हूं और मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रहा हूं। जैबा बानो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझसे दूर रहो, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। डरने की जरूरत नहीं, वह बोला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। जैबा बानो ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, मगर हवा इतनी तेज हो गई कि उसके हाथ रुक गए। परिंदा धीरे धीरे अंदर आ गया। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। तुम मेरी हो, उसने कहा, और आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। जैबा बानो की आंखों में आंसू आ गए। मैं किसी की कैद नहीं बनूंगी, उसने कहा। परिंदा मुस्कुराया। कैद? नहीं, मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाऊंगा। इतना कहकर वह फिर से खिड़की की ओर बढ़ गया, जैसे यह चेतावनी हो, धमकी नहीं। जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, तैयार रहना जैबा बानो, बहुत जल्द। वह रात जैबा बानो ने जाग कर काटी। अब उसे यकीन हो चुका था, उसकी जिंदगी किसी बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही है, और वह तूफान जल्द ही पूरे शाहर ए नूर को हिला देने वाला था। रात अपनी पूरी खामोशी के साथ शाहर ए नूर पर उतर चुकी थी। महल की ऊंची बुर्जों पर मशालें जल रही थीं, मगर उनकी लौ भी उस अजीब बेचैनी को दूर न कर सकी जो जैबा बानो के दिल में घर कर चुकी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही परिंदा, वही इंसानी नजरें और वही गूंजती आवाज लौट आती। बहुत जल्द वे लफ्ज उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। सुबह होने पर भी उसका दिल हल्का न हुआ। कनीजें आईं, शहजादी को तैयार किया गया, मगर जैबा बानो जैसे किसी और ही दुनिया में थी। शहजादी, एक कनीज ने हौले से कहा, आज आप बाग में नहीं जाएंगी? जैबा बानो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जाऊंगी, आज जरूर जाऊंगी। उसे लग रहा था जैसे उस बाग से उसका कोई अधूरा रिश्ता जुड़ गया हो। बागे जुमर्रुद में कदम रखते ही हवा में फिर वही ठंडक महसूस हुई। दरख्तों की शाखें आपस में सरसराने लगीं, जैसे कोई छुपकर बातें कर रहा हो। मैं डरने वाली नहीं, जैबा बानो ने खुद से कहा। वह आगे बढ़ी ही थी कि अचानक आसमान पर साया सा छा गया। उसने ऊपर देखा, वही अजीब परिंदा, इस बार पहले से कहीं ज्यादा विशाल। उसके पर आसमान को ढंकते लग रहे थे। मैंने कहा था ना, जैबा बानो, उसकी गहरी आवाज गूंजी, तैयार रहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, जैबा बानो ने चीख कर कहा। परिंदा जोर से हंसा। इंसानों की मर्जी, जिन्नातों की किस्मत के सामने कुछ नहीं। अचानक तेज आंधी चली। बाग के फूल जमीन पर बिखर गए, पत्ते हवा में घूमने लगे। जैबा बानो संभल भी न पाई थी कि परिंदे ने उसे अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, वह चीखी। उसकी आवाज महल की दीवारों से टकराई, मगर आंधी में दबकर रह गई। पल भर में जमीन उससे दूर होती चली गई।
नीचे महल, बागा, नहर सब छोटे होते गए। जैबा बानो रोती रही, मगर परिंदा उसे आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता रहा। उधर महल में हड़कंप मच गया। कनीजें दौड़ती हुई आईं, पहरेदारों ने तलवारें खींच लीं। शहजादी नहीं है, बाग में भी नहीं। खबर बादशाह फिरदौस अली शाह तक पहुंची। वह सिंहासन से उठ खड़े हुए। क्या मतलब नहीं है? जब उन्हें पूरा हाल बताया गया तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मेरी बेटी, इतना कहते ही उनके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़े। पूरा महल मातम में डूब गया। हकीम दौड़कर आए। बादशाह को होश में लाने की कोशिश की गई। कुछ देर बाद जब बादशाह ने आंखें खोलीं तो उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी जैबा, उन्होंने कराहते हुए कहा। दरबार तुरंत बुलाया गया। नजूमियों, वजीरों और सेनापतियों को इकट्ठा किया गया। नजूमी ने सितारों को देखकर कांपती आवाज में कहा, हुजूर, ये काम किसी आम ताकत का नहीं, जिन्नातों का सरदार शहजादी को ले गया है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह उठ खड़े हुए। उनकी आवाज में अब दर्द के साथ गुस्सा भी था। मैं ऐलान करता हूं, उन्होंने कहा, जो मेरी बेटी जैबा बानो को सही सलामत वापस लाएगा उसे आधी सल्तनत दूंगा, और अगर चाहे तो मेरी बेटी से उसकी शादी कराई जाएगी। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ शहजादों की आंखों में लालच चमक उठा, कुछ के चेहरे पर डर था। जिन्नातों से कौन टकराए? किसी ने फुसफुसाकर कहा। उधर आसमान के उस पार एक रहस्यमयी दुनिया में जैबा बानो बेहोशी से आंखें खोल रही थीं। उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी थी और सामने खड़ा था वही परिंदा, अब अपने असली रूप में, जिन्नातों का बादशाह। खुश आमदीद मेरी मलिका, उसने कहा। जैबा बानो का दिल बैठ गया। यहीं से उसकी असली कैद और असली कहानी शुरू होने वाली थी। शाहर नूर का महल उस दिन पहले जैसा न रहा। जहां कभी रौनक और शहनाइयों की गूंज होती थी, वहां अब सन्नाटा और आहें थीं। बादशाह फिरदौस अली शाह दरबार में सिंहासन पर बैठे थे, मगर उनकी आंखें सूनी थीं, जैसे दिल का कोई हिस्सा उनसे जुदा हो गया हो। सामने वजीर, सेनापति, नजूमी और दूर दराज से आए शहजादे कतार में खड़े थे। हर किसी की निगाहें बादशाह के होंठों पर टिकी थीं। तुम सबने मेरा ऐलान सुन लिया है, बादशाह ने भारी आवाज में कहा। जो मेरी बेटी जैबा बानो को जिन्नातों की कैद से आजाद कराएगा वही इस सल्तनत का वारिस होगा। यह कहते हुए उनकी आवाज भर्रा गई, मगर उन्होंने खुद को संभाल लिया। मगर याद रखो, यह रास्ता मौत का भी हो सकता है। पहला आगे बढ़ा पश्चिमी सल्तनत का शहजादा, रेशमी लिबास, चमकती तलवार और साथ में भारी भरकम फौज। उसने सीना चौड़ा कर कहा, हुजूर, जिन्नात हों या भूत, सब मेरी तलवार के आगे झुकेंगे। दरबार में कुछ लोग वाह वाह करने लगे, मगर नजूमी ने उसकी कुंडली देखी और सिर हिलाया। सितारे साथ नहीं हैं, उसने बुदबुदाया। फिर भी शहजादा चला। 3 दिन बाद उसकी फौज लौट आई, बिखरी हुई, डरी हुई। शहजादा खुद बेहोशी की हालत में था। होश में आते ही वह कांपते हुए बोला, अंधेरी हवाएं, आग के साए, हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। दरबार में डर की लहर दौड़ गई। दूसरा शहजादा दक्षिण की पहाड़ियों से आया था, चालाक और जुबान का मीठा। मैं जादू जानता हूं, उसने दावा किया। वह भी गया, मगर लौटकर नहीं आया। बस उसकी तलवार महल के फाटक पर पड़ी मिली, जली हुई। एक के बाद एक कई दावेदार आए। किसी को जिन्नातों के भूतों ने भगा दिया, किसी को रास्ते में ही ऐसी दहशत दिखी कि वह पागल सा हो गया। कुछ तो लौटकर बोले, हुजूर, ये इंसानों का काम नहीं। बादशाह हर असफलता पर और टूटते गए। रात को अपने कक्ष में वह जैबा बानो की पुरानी तस्वीर के सामने बैठकर कहते, कहाँ हो मेरी बेटी, क्या तुम ठीक हो? उधर दूसरी दुनिया में, जिन्नातों के महल में, जैबा बानो की हालत अलग थी। वह संगमरमर से भी ठंडे फर्श पर बैठी थी। चारों ओर नीली रोशनी, हवा में अजीब सुगंध। जिन्नातों का बादशाह उसके सामने खड़ा था। अब वह परिंदे के रूप में नहीं, बल्कि ऊंचे कद, सुलगती आंखों और शाही पोशाक में। मैंने तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी, उसने कहा। तुमने मेरी आजादी छीनी है, जैबा बानो ने मजबूती से जवाब दिया। वह हंसा। आजादी? यहां तुम रानी बनोगी। इंसानों की दुनिया में तुम्हें बांधने वाले थे, मैं तो तुम्हें ऊंचा उठा रहा हूं।
मुझे ऊंचाई नहीं चाहिए, उसने कहा। मुझे मेरा वतन चाहिए। बादशाह जिन्नात कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इंसानों में कोई है जो तुम्हें ढूंढने आएगा? जैबा बानो की आंखों में एक उम्मीद चमकी। जरूर आएगा। महल जिन्नात की दीवारों से टकराकर उसकी आवाज गूंज गई और कहीं दूर शाहरे नूर में एक नौजवान शहजादा यह ऐलान सुन रहा था। वह अब तक खामोश था, भीड़ से अलग। उसकी आंखों में न घमंड था न लालच, बस एक अजीब सा यकीन। अब मेरी बारी है, उसने खुद से कहा। और उसी पल किस्मत ने अपना पन्ना पलटा, क्योंकि अब मैदान में उतरने वाला था वह शहजादा जो सिर्फ सल्तनत नहीं, एक कैद में पड़ी रूह को आजाद कराने जा रहा था। शाहरे नूर के दरबार में उस दिन भीड़ थी, मगर एक कोने में खड़ा वह नौजवान सबकी नजरों से अलग था। उसका नाम था शहजादा आरमान अली। न उसके साथ भारी फौज थी, न चमकती हुई शानो शौकत। सादा लिबास, कमर में तलवार और आंखों में अडिग संकल्प, बस यही उसकी पहचान थी। जब सब शहजादे अपनी अपनी नाकामी के किस्से सुनाकर लौट चुके थे, तब आरमान ने पहली बार कदम आगे बढ़ाया। हुजूर, उसने अदब से सिर झुकाकर कहा, अगर इजाजत हो तो मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज गई। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह तो निहायत ही मामूली लगता है। दूसरे ने कहा, जिन्नातों से भिड़ने चला है और साथ में कोई फौज भी नहीं। बादशाह फिरदौस अली शाह ने उसे गौर से देखा। उन्हें उस नौजवान की आंखों में कुछ अलग दिखा, डर नहीं, लालच नहीं, सिर्फ सच्चाई। बताओ शहजादे, बादशाह बोले, तुम्हारे पास क्या है जो दूसरों के पास नहीं था? आरमान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे पास न ताकत का घमंड है न इनाम का लालच। मैं सिर्फ एक बेगुनाह को उसकी कैद से आजाद करने जा रहा हूं। दरबार फिर से खामोश हो गया। नजूमी आगे बढ़ा और आरमान की कुंडली देखने लगा। सितारों को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। हुजूर, वह बोला, इस नौजवान के सितारे अजीब हैं, खतरे भी दिखते हैं और कामयाबी भी। बादशाह ने गहरी सांस ली। जाओ, उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी जैबा बानो को वापस ले आए तो जो वादा किया है वह निभाया जाएगा। आरमान ने सिर झुकाया और बिना किसी और बात के महल से बाहर निकल पड़ा। उसी रात उसने अपना सफर शुरू किया। महल की रोशनियां पीछे छूटती गईं और सामने फैल गया वीरान रास्ता, जहां न इंसानी कदमों की आहट थी न किसी परिंदे की आवाज। पहली ही रात उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। धुंधली रोशनी में कुछ साए हिलते दिखे। कौन है? आरमान ने तलवार निकालते हुए कहा। अचानक चारों ओर से भूतियां आकृतियां उभरीं। उनकी आंखें जल रही थीं और आवाजें एक साथ गूंजीं, लौट जाओ इंसान, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं। आरमान ने तलवार कसकर पकड़ी। मैं लौटने नहीं आया, उसने दृढ़ता से कहा। भूत उस पर झपट पड़े। तलवार टकराई, चिंगारियां उड़ीं। लड़ाई लंबी नहीं थी मगर भयानक थी। आखिरकार भूत चीखते हुए धुएं में बदल गए। जाते जाते एक आवाज आई, तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। उधर जिन्नातों के महल में जैबा बानो खिड़की के पास खड़ी उस अनजानी दुनिया को देख रही थी। अचानक उसे दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। कोई आ रहा है, उसने खुद से कहा। जिन्नातों का बादशाह मुस्कुराया। इंसानों की उम्मीदें अक्सर अधूरी रह जाती हैं, उसने कहा। जैबा बानो ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, हर उम्मीद नहीं। इधर आरमान का सफर जारी था। उसने पहाड़ पार किए, वीरान मैदान देखे और ऐसी रातें काटी जहां अंधेरा भी डरता हुआ लगता था। हर कदम पर उसे किसी न किसी परीक्षा से गुजरना पड़ा, कभी भ्रम, कभी डर, कभी लालच। मगर वह रुका नहीं। एक सुबह दूर क्षितिज पर उसे नीली सी चमक दिखाई दी। हवा ठंडी हो गई और जमीन पर अजीब निशान उभर आए। यही वह सरहद है, आरमान ने खुद से कहा, जहां इंसानों की दुनिया खत्म होती है। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने तलवार म्यान में डाली, दुआ पढ़ी और आगे बढ़ गया। उसी पल जैबा बानो के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह आ रहा है, उसने फुसफुसाकर कहा, और जिन्नातों के महल की फिजा में पहली बार एक इंसानी हिम्मत की खुशबू फैलने लगी। इंसानों की दुनिया की आखिरी सरहद पार करते ही हवा का मिजाज बदल गया। आरमान अली के कदम जैसे ही आगे बढ़े, जमीन के रंग गहरे नीले हो गए
और आसमान पर अजीब सी चमक तैरने लगी। यहां न सूरज पूरी तरह उगता था, न अंधेरा पूरा उतरता। यह जिन्नातों की सरजमी थी, जहां वक्त भी अपने कानून बदल लेता है। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। छुपकर देखने से बेहतर है सामने आओ, आरमान ने ऊंची आवाज में कहा। हवा में ठहाका गूंजा। अचानक चारों ओर से साएं उभरे, कभी धुएं जैसे, कभी ठोस शक्ल में। इंसान, एक आवाज आई, तू यहां तक आ ही गया। आरमान ने तलवार निकाल ली। मैं किसी से लड़ने नहीं आया, मगर रास्ता रोकोगे तो पीछे भी नहीं हटूंगा। साए आपस में घुलने मिलने लगे और रास्ता खुल गया। सामने दूर नीली रोशनी में नहाया हुआ एक भव्य महल दिखाई दिया। महल-ए-जन्नात। उसकी दीवारें पत्थर की नहीं, जैसे किसी जादू से बनी हों, छूते ही धड़कती हों। उधर जैबा बानो उसी महल की एक ऊंची बालकनी पर खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, जैसे कोई जाना पहचाना एहसास करीब आ रहा हो। कौन है जो इस सरहद को लांघ रहा है? उसने खुद से पूछा। जिन्नातों का बादशाह उसके पीछे खड़ा था। तुम्हारी उम्मीद? उसने मुस्कुराकर कहा। नहीं। जैबा बानो ने सीधी नजर से देखते हुए जवाब दिया, मेरी तकदीर। दरबार-ए-जिन्नात सजा। ना, नीली लपटों जैसे मशालें, हवा में तैरते दीप और सिंहासन पर बैठा जिन्नातों का सरदार। उसी समय आरमान अली को भीतर लाया गया। तो यही है वह इंसान, बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, जो मेरी दुनिया में घुस आया। आरमान ने सिर झुकाया, मगर नजर नहीं झुकाई। मैं अपनी बेटी नहीं, उसने खुद को सुधारा। मैं एक बेगुनाह शहजादी को लेने आया हूं। दरबार में हंसी गूंज उठी। कीमत जानते हो? जिन्नातों का बादशाह बोला। जो भी हो, आरमान ने कहा। बताइए। बादशाह कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, 3 इम्तिहान। अगर एक भी हारे तो हमेशा के लिए यहीं रहोगे। कबूल है, आरमान ने बिना सोचे कहा। पहला इम्तिहान था डर का। उसे एक अंधेरे हाल में भेज दिया गया, जहां उसके अपने ही खौफ साकार हो उठे। उसने मां की रोती आंखें देखीं, अपने मुल्क की जलती गलियां देखीं। दिल कांपा, मगर वह रुका नहीं। डर मुझे रोक नहीं सकता, उसने कहा, और अंधेरा छूट गया। दूसरा इम्तिहान था लालच का। सोने, ताकत और सल्तनत की पेशकश हुई। बस झुक जाओ, आवाज आई। आरमान ने आंखें बंद की। मैं सौदा करने नहीं आया, सब कुछ राख बन गया। तीसरा इम्तिहान था कुर्बानी का। अगर जीतना है, बादशाह बोला, तो अपनी जान दांव पर रखनी होगी। आरमान ने तलवार जमीन पर रख दी। जान मेरी है, मगर मकसद उससे बड़ा। दरबार सन्न रह गया। जैबा बानो की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार किसी इंसान को यूं निडर देखा था। जिन्नातों का बादशाह सिंहासन से उठा। तुम जीत गए हो, उसने कहा, मगर एक सवाल अभी बाकी है। वह जैबा बानो की ओर मुड़ा। क्या तुम इस इंसान के साथ जाना चाहती हो? जैबा बानो आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांपी, मगर साफ थी। हां, अपनी मर्जी से। उस पल महल-ए-जिन्नात की दीवारें कांप उठीं। जादू टूटने लगा। आरमान ने पहली बार राहत की सांस ली, मगर यह आखिर नहीं था, क्योंकि जिन्नातों का बादशाह अब भी मुस्कुरा रहा था। महल-ए-जिन्नात की दीवारें अब भी थरथरा रही थीं। नीली रोशनियां बुझने लगीं। हवा में तैरते दीप एक एक कर जमीन पर गिरकर राख बन गए। जैबा बानो आरमान अली के पास खड़ी थी। पहली बार उसे किसी के करीब खड़े होकर डर नहीं लग रहा था, मगर जिन्नातों का बादशाह अब भी मुस्कुरा रहा था, और उसकी यह मुस्कान सबसे ज्यादा खौफनाक थी। इंसान, उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरे इम्तिहान पूरे किए, मगर क्या तुम्हें लगता है कि मैं यूं ही हार मान लूंगा? आरमान ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आपने वादा किया था। वादा? बादशाह हंसा। जिन्नातों की दुनिया में वादे भी कीमत मांगते हैं। अचानक जमीन फटने लगी। महल के फर्श से आग जैसी लपटें उठीं। चारों ओर से भयानक झिन्न प्रकट हो गए। जैबा बानो के होंठ कांपने लगे। आरमान, उसने धीमे से कहा। आरमान ने उसकी ओर देखा। डरो मत, उसने कहा, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जिन्नातों का बादशाह गरजा, अगर इसे ले जाना है तो आखिरी शर्त माननी होगी। क्या? आरमान ने पूछा। तुम्हें एक पल के लिए भी डर दिखाया तो यह यहीं रहेगी। आरमान ने आंखें बंद कीं। उसी पल उसके सामने भयानक मंजर उभरे। अपनी मौत, जैबा बानो का फिर से कैद होना,
शाहरे नूर का उजड़ जाना। उसका दिल जोर से धड़का, मगर उसने सांस संभाली। डर इंसानों का दुश्मन नहीं, उसने खुद से कहा। डर को हराना ही इंसानियत है। उसने आंखें खोलीं। चेहरा शांत था। जैबा बानो ने यह देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आप जीत गए, उसने जिन्नातों के बादशाह से कहा, क्योंकि आपने हमें परखा और हम खरे उतरे। जिन्नातों का बादशाह कुछ पल चुप रहा, फिर पहली बार उसकी मुस्कान बुझ गई। शायद, उसने कहा, यही वजह है कि इंसानों से मोहब्बत खतरनाक होती है। उसने हाथ उठाया। जोरदार गड़गड़ाहट हुई और पूरा महल रोशनी में डूब गया। जब रोशनी छंटी तो महल जिन्नात गायब था। सामने खुला आसमान था और नीचे शाहरे नूर की जमीन। एक पल में आरमान और जैबा बानो महल के बाग में खड़े थे, उसी जगह जहां से जैबा बानो को अगवा किया गया था। सुबह की धूप फैल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह फिरदौस अली शाह दौड़ते हुए आए। जैबा, शहजादी ने आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लिए। बाबा जान, बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें खो दिया था, उन्होंने कहा। नहीं, जैबा बानो ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे समझना सीख लिया है। दरबार सजा। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, यह शहजादा आरमान अली न सिर्फ मेरी बेटी को लाया है, बल्कि मेरी सल्तनत को भी इज्जत दी है। उन्होंने जैबा बानो की ओर देखा। अब फैसला तुम्हारा है बेटी। जैबा बानो ने एक पल आरमान को देखा, उसकी सादगी, उसकी हिम्मत, उसका सच्चा दिल। मैं अब भी मजहब, उसकी हिम्मत, उसका सच्चा दिल। मैं अब भी मजबूरी से शादी नहीं करूंगी, उसने कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर वह मुस्कुराई, लेकिन अपनी मर्जी से। हां, दरबार तालियों से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद शाहरे नूर में शाही निकाह हुआ। कोई दिखावा नहीं, कोई सौदा नहीं, बस इज्जत और रजामंदी। जैबा बानो अब भी आजाद थी और आरमान उसका साथी, उसका हमसफर। और दूर किसी अनदेखी दुनिया में जिन्नातों का बादशाह यह सब देख रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इंसानों की मोहब्बत सच में सबसे बड़ा जादू है। कृपया हमारे चैनल कुनाइन 786 को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए।